आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की डिग्री के विवाद पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 का रिकॉर्ड मांगा है। बता दें कि पीएम मोदी ने 1978 में ही डीयू से ग्रेजुएट किया था। यह विवाद लंबे समय से जारी है। इस बारे में जो तथ्य सार्वजनिक हैं, वे कई जगह विरोधाभासी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट संजय हेगड़े से पूछा कि क्या इन विवरणों को मांगने में कोई सार्वजनिक हित है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी या सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि छात्रों के रिकॉर्ड गोपनीयता में रखे जाते हैं और इसीलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत बताने से छूट नहीं दी गई है। उन्होंने आरटीआई आवेदकों की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि 4 में से 3 ने आरटीआई फीस तक का भुगतान नहीं किया है। तुषार मेहता ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अक्सर आरटीआई सिस्टम का दुरुपयोग करके याचिका डाल देते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने इसका विरोध किया और कहा कि डिग्री संबंधित विवरण गोपनीय नहीं है और शुल्क का मुद्दा हल किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि शैक्षिक रिकॉर्ड आसानी से मिलने चाहिए, भले ही वे किसी सामान्य नागरिक से संबंधित हों या किसी सार्वजनिक व्यक्ति से संबंधित हों। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को जारी रखेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। मामले पर 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि फिलहाल सज्जन कुमार 1984 के ही सिख विरोधी दंगों के एक और मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता रहे हैं और 1970 के दशक से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। सज्जन ने सबसे पहले 1977 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा और पार्षद चुने गए और 1980 में सज्जन कुमार लोकसभा चुनाव में जीतकर पहली बार सांसद बने। शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को अपने सहयोगी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सम्मान करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने ही अमित शाह की मदद से शिवसेना को तोड़ा था और उनका सम्मान करना भाजपा नेता का सम्मान करने के समान है। दरअसल आपको बता दें कि शिंदे को मंगलवार को 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर पवार के हाथों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने भी शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर कहा कि यह सम्मान उन्हें दिया जाना ही गलत है। शरद पवार साहब जब उन्हें सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। यह महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने सरकार गिराई, पीठ में छुरा घोंपा, जो विश्वासघात करने वाले हैं, उनके सम्मान समारोह में जाना यह समझ के परे है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा 12 फरवरी को मुंबई में खार पुलिस स्टेशन में पेश हुई। बता दें कि यह मामला शो इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़ा है। इस मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर शो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के दौरान रणवीर ने एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बहुत आलोचना हो रही है। इसी शो में यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा भी नजर आए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की और जांच के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम खार स्टूडियो भी पहुंची थी। बिहार में इसी साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी पर फिर से हमला बोला और दावा किया कि राज्य के लोग पहले शाम ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने एक समारोह को संबोधित करते दौरान विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और अपने मौजूदा सहयोगी भाजपा की तारीफ की, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि क्या हमसे पहले सत्ता में रहने वालों ने कुछ किया है? जो कुछ भी हुआ है वह हमने किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य की मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों को लेकर बुधवार को राहुल गांधी पर पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पागल हो गए हैं और उन्हें अपनी पार्टी के अस्तित्व के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। पावन कुले ने कहा कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली हार से सबक लिया और सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत सुनिश्चित हुई। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी की सुप्रिया सुले के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जहां उन्होंने दावा किया कि लोकसभा और राज्य चुनावों के बीच 5 महीनों में उससे पहले के 5 वर्षों की तुलना में अधिक मतदाता जुड़े हैं। पूर्व आम आदमी पार्टी मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने उस प्रावधान को चुनौती दी थी जिसके तहत मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनके वकील ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता से कहा कि वह मामले को वापस लेना चाहते हैं। वहीं अदालत ने कहा कि याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है। भाजपा द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने पत्र में लिखा है कि अगर और जवाब की जरूरत होगी तो मैं वह भी करूंगा। विज ने कहा कि मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अनिल विज को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल पटौले पर टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस अमानतुल्ला के ऊपर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले सोमवार को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने संगठित अपराध और दंगे से जुड़ी धाराएं भी अमानतुल्ला खान के ऊपर लगाई थी, जो कि गैर जमानती है। बता दें कि अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अमानतुल्ला खान फरार हैं। वहीं ओखला विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो कहीं भी नहीं भागे हैं, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी उसकी जमानत हो रखी है। उसने पेपर दिखा दिया तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं, वे इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि वे कुछ भी हल कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त है और चीजें हल हो जाएंगी। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एक राष्ट्र स्थायी होता है। राष्ट्र के पक्ष में सोचने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं। अगर ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं तो वे हमारे लोगों को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? उन्हें नियमित यात्री उड़ान से भेजने की बजाय उन्हें मालवाहक उड़ान से क्यों भेजा गया? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त हमारे लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रहा है। खड़गे ने कहा कि हम उन्हें वापस लाने के लिए अपना विमान भेज सकते थे। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही भारतीय वायुसेना को विमान की आपूर्ति शुरू कर देगा और तकनीकी दिक्कतें अब हल हो गई हैं। जबकि इस संबंध में वायुसेना प्रमुख AP सिंह द्वारा चिंता जताए जाने की खबरें हैं। PTI के मुताबिक HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक TK सुनील ने कहा कि यह देरी केवल उद्योग की सुस्ती के कारण नहीं है। कुछ तकनीकी मुद्दे थे जिन्हें सुलझा लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वायुसेना प्रमुख की चिंता समझ में आती है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी OpenAI को खरीदने के लिए $57 अरब यानी लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव AI के क्षेत्र में मस्क की बढ़ती रुचि और OpenAI के साथ उनके पुराने संबंधों को देखते हुए आया है। आपको बता दें कि एलन मस्क OpenAI के संस्थापकों में से एक रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया था। वहीं OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एलन मस्क का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे उनकी कंपनी X, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को केवल $9 अरब यानी लगभग 72,000 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.